नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की पहली खबर पंचायती राज से संबंधित है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पंचायत के सदस्यों को वापस बुलाने या प्रत्यावर्तन के अधिकार यानी राइट टू रिकॉल से संबंधित विधेयक पारित किया है। ये विधेयक लोगों को निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को वापस बुलाने यानी कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद से हटाने का अधिकार राइट टू रिकॉल प्रदान करता है। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार किसी प्रतिनिधि के प्रत्यावर्तन के लिए वार्ड या ग्राम सभा के 50% सदस्यों को लिखित रूप में ये प्रस्तुत करना होगा कि वे कार्यवाही आरंभ करना चाहते हैं। इसके बाद एक गुप्त मतदान किया जाएगा जिसमें प्रत्यावर्तन के लिए प्रत्याशी के विरुद्ध 2/3 सदस्यों का मत डाला जाना आवश्यक है। आइए अब जानते हैं क्या है वापस बुलाने का या प्रत्यावर्तन का अधिकार। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटाया जा सकता है। ये मतदाता को प्रत्यक्ष मत के माध्यम से विधायिका से अपने प्रतिनिधियों को डी इलेक्ट करने यानी वापस बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। आइए अब इस अधिकार के लाभों को भी जानते हैं। ये उन राजनेताओं की जवाबदेही में वृद्धि करता है जिनके कार्य संतोषप्रद नहीं है या जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। चुनाव अभियान के दौरान किए जाने वाले व्यय को सीमित करता है क्योंकि अनैतिक उम्मीदवारों को प्रत्यावर्तन का भय रहता है। भारत में सांसदों और विधायकों को वापस बुलाने या प्रत्यावर्तन के अधिकार के संबंध में कोई कानून मौजूद नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के स्थानीय स्तर के निकायों के निर्वाचन में मतदाताओं को ये अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, वेनेजुएला, स्विट्जरलैंड आदि जैसे विश्व भर के अनेक देशों में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था विद्यमान है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने निर्देशित किया है कि बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसीज को बैंकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए या उनके व्यवसाय को सीमित किया जाना चाहिए। हाल ही में ये अधिसूचित किया गया कि सभी एनबीएफसीज के लिए एक जैसे या एक समान विनियमन दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाना चाहिए। साथ ही प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसीज की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें उच्च स्तरीय विनियमन के अधीन किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि वर्तमान में आरबीआई द्वारा सभी एनबीएफसीज को विनियमित नहीं किया जाता है, बल्कि एनबीएफसीज के आकार के अनुसार अन्य संस्थान जैसे सेबी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आदि भी विनियमन प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। दरअसल एनबीएफसी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। ये मुख्यतः ऋण और अग्रिम, शेयरों के अधिग्रहण आदि के कारोबार से जुड़ी होती है। एनबीएफसी ऐसे विभिन्न ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है जिन्हें बैंक द्वारा अल्प या कोई ऋण सेवा प्राप्त नहीं होती है। इस कारण ये संस्थागत वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। बैंकों के विपरीत एनबीएफसीज को आरक्षित अनुपात को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि पिछले वर्षों में उनकी तीव्र वृद्धि और वित्त पोषण के लिए निरंतर बैंकों पर निर्भरता ये दर्शाती है कि एनबीएफसीज से बैंकिंग प्रणाली के समक्ष बड़ा जोखिम उत्पन्न हो सकता है, जैसा कि आईएलएंडएफएस संकट में हुआ था। एनबीएफसीज को तरलता में कमी, ऋण की अधिक लागत, उनके द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में विलंब आदि जैसे कई मुद्दों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं, जैसे उषा थोराट समिति ने एनबीएफसीज और बैंकों के बीच अंतराल को कम करने के लिए विनियमों में परिवर्तन का सुझाव दिया है। आरबीआई को एनबीएफसीज के व्यवहार्य और गैर व्यवहार्य कार्यों के समामेलन, पुनर्निर्माण या विभाजन के लिए योजनाओं को निर्मित करने के लिए दिशा निर्देशित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अनुसार भारत को वर्ष 2025 तक एक इलेक्ट्रिक वाहन हब के रूप में स्थापित करना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दोहराया है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी ईवी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही ऑटोमोबाइल क्षेत्र में डीजल वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। भारतीय उद्योग जगत से भी अब वर्ष 2025 तक भारत को ईवी हब बनाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया गया है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल से कई लाभ होंगे, जैसे ये परिवहन में प्राथमिक ईंधन की खपत को कम कर सकता है, कुशल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का विनिर्माण अधिक रोजगार के सृजन को बढ़ावा दे सकता है और निर्यात के अवसर प्रदान कर सकता है। ऊर्जा फर्मों को चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना संबंधी आकर्षक उद्यम में निवेश के अवसर प्राप्त हो सकते हैं और शहरों में प्रदूषण को कम करने में सहायता प्राप्त होगी। हालांकि ईवी उद्योग के समक्ष कई मुद्दे भी मौजूद हैं, जैसे कि चार्जिंग अवसंरचना का अभाव, बैटरी आयात पर निर्भरता, बैटरी की उच्च लागत इसे महंगा बना देती है, अनुसंधान और विकास की कमी आदि।
भारत सरकार द्वारा ईवी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे फेम यानी फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया स्कीम, यानी भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना। इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी तकनीक का व्यवसायीकरण किया गया है। निजी और व्यावसायिक भवनों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाने के लिए शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा बैटरी संचालित परिवहन वाहनों को परमिट की अनिवार्यता संबंधी प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। अगली खबर न्यायपालिका से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालतों को सांसदों एवं विधायकों के विरुद्ध गवाहों के संरक्षण पर विचार करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने साक्षी संरक्षण योजना के तहत गवाहों को उनकी सुभेद्यता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करने के लिए निर्देश दिया है, भले ही इसके लिए गवाहों की ओर से कोई विशेष आवेदन न किया गया हो। उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि अधिकांश गवाह न्यायालयों में गवाही देने के लिए संबंधित न्यायालयों के सामने उपस्थित होने को तैयार नहीं होते हैं। वर्ष 2020 तक ट्रायल कोर्ट्स में सांसदों और विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामलों की संख्या बढ़कर 4,859 हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों से उन मामलों पर तत्काल विचार करने को कहा है जिन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। वे मुख्यतः वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में दीर्घावधि से लंबित मुकदमे हैं। आइए अब साक्षी संरक्षण योजना 2018 के बारे में संक्षेप में जानते हैं। ये खतरे के आकलन और सुरक्षा उपायों के आधार पर गवाहों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें अन्य उपायों के साथ साथ गवाहों की पहचान की सुरक्षा या परिवर्तन, उनका स्थान बदलना, गवाहों के आवास पर सुरक्षा उपकरणों की स्थापना, विशेष रूप से डिजाइन किए गए न्यायालय कक्ष का उपयोग आदि सम्मिलित है। इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और ये भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। इसमें योजना के प्रावधानों के अनुपालन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए एक राज्य साक्षी संरक्षण कोष का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 2003 में गठित मलिमत समिति ने भी भारत में एक मजबूत साक्षी सुरक्षा तंत्र की स्थापना का समर्थन किया था। अगली खबर खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किए गए लाभार्थियों के उचित लक्ष्यीकरण के प्रभाव। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एनएफएसए के तहत वर्ष 2013 से अब तक लगभग 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया है। ये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और पारदर्शिता तथा दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी संचालित पीडीएस सुधारों का एक भाग है। इसके अलावा पीडीएस में सुधारों के लिए अन्य कई उपाय किए गए, जैसे राशन कार्ड या लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण करना, आधार डेटा को लिंक करना, अपात्र या फर्जी राशन कार्ड की पहचान करना और डिजिटल डेटा के दोहराव से बचना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम टीपीडीएस के माध्यम से 81 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को अत्यधिक सब्सिडीकृत खाद्यान्न प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 1 रुपए प्रति किलोग्राम मोटा अनाज टीपीडीएस के तहत निर्दिष्ट उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त किया जा सकता है। इसका उद्देश्य लोगों को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि गरिमामय जीवन यापन करने के लिए उन्हें सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को शामिल किया गया है। वर्तमान में मणिपुर देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक कवरेज प्रदान करने वाला राज्य है। ये 88.56% लोगों को कवर करता है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये कवरेज सबसे कम 24.94% है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। विशेषाधिकार हनन, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अर्नब गोस्वामी को विशेषाधिकार हनन के मामले में राहत प्रदान की है। अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया था। सांसदों और विधायकों को प्राप्त विशेष अधिकारों के अतिक्रमण को विशेषाधिकार हनन कहा जाता है। ऐसा कोई भी काम जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यप्रणाली में बाधा खड़ी करता है, उसे विशेषाधिकार हनन माना जाता है। हालांकि इस संबंध में संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून मौजूद नहीं है, इसलिए विशेषाधिकार हनन को ब्रिटिश संसदीय सम्मेलनों द्वारा प्रशासित किया जाता है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव (SCRI)
SCRI भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार के लिए एक त्रिपक्षीय दृष्टिकोण के रूप में जापान द्वारा प्रस्तावित एक पहल है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना और साझेदार देशों के साथ पारस्परिक रूप से पूरक संबंधों को बढ़ावा देना है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत SCRI के एक भाग के रूप में व्यापार एवं निवेश बाधाओं के निवारण के लिए एक त्रिपक्षीय ढांचा स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत हैं। राज्यों का बढ़ता GST बकाया। 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों को प्रतिपूर्ति के लिए प्रयुक्त उपकर संग्रह और उनके प्रतिपूर्ति बकाये के बीच अंतराल वर्ष 2022 तक बढ़ सकता है। इस वर्ष राज्यों के राजस्व में 3 लाख करोड़ रुपए की गिरावट होने की आशंका जताई गई है, जिसमें GST उपकर संग्रह के केवल 65,000 करोड़ रुपए तक ही होने की संभावना है। इससे पहले केंद्र ने राज्यों को धनाभाव की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाजार से उधार लेने की अनुमति प्रदान की थी। ये अनुमति इस आश्वासन के साथ प्रदान की गई थी कि ऋण को भावी GST उपकर संग्रह से सेवित और चुकाया जाएगा। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना TUFS। हाल ही में भारत द्वारा TUFS के पिछले संस्करणों के तहत सब्सिडी दावों के दस्तावेजीकरण के लिए एक विंडो को दोबारा प्रारंभ किया गया है। TUFS को वर्ष 1999 में भारतीय वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और इस उद्योग के लिए पूंजीगत लागत को कम करने के लिए पूंजीगत निवेश सब्सिडी प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2015 में संशोधित TUFS को मेक इन इंडिया और विनिर्माण में जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। वन रैंक वन पेंशन योजना के 5 वर्ष पूर्ण हुए। OROP भारत में वर्ष 2015 से संचालित एक योजना है। OROP के अंतर्गत सशस्त्र सैन्य कर्मियों को सेवानिवृत्त होने की तिथि के निरपेक्ष समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने पर एक समान पेंशन प्रदान की जाती है। इस तरह OROP का उद्देश्य आवधिक अंतराल पर वर्तमान और भूतपूर्व सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की पेंशन की दर के बीच व्याप्त अंतर को समाप्त करना है। ईंधन के रूप में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने ईंधन के रूप में LNG के लाभों के बारे में लोगों और उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने के लिए एक अभियान का आह्वान किया है। LNG में मीथेन मौजूद होती है। ये एक गंधहीन, रंगहीन, गैर विषाक्त और गैर संचारक गैस है। LNG का निर्माण तब किया जाता है जब गैस को तरल रूप में परिवर्तित करने के लिए प्राकृतिक गैस को ठंडा किया जाता है। LNG के कई लाभ हैं, जैसे LNG का उत्पादन किसी भी अन्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक सरल और अधिक किफायती है। ये दहन के दौरान काफी कम मात्रा में CO2, NOx और SO2 गैस उत्सर्जित करती है। इसके अलावा ये कोई राख या कणिकीय पदार्थ का उत्सर्जन नहीं करती है। पक्के टाइगर रिजर्व। ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में पूर्वी हिमालय के गिरिपाद में स्थित एक रिजर्व है। ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में स्थित है। ये पश्चिम और उत्तर में भारेली और कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी से घिरा हुआ है। यहाँ पाए जाने वाले पर्यावास के प्रकार में तराई, अर्ध सदाबहार वन और पूर्वी हिमालयी चौड़ी पत्ती वाले वन शामिल हैं। हाल ही में पक्के टाइगर रिजर्व ने अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोविड-19 के विरुद्ध बीमा प्रदान किया है। एक्सोप्लैनेट्स, बाह्य ग्रह। नासा के केपलर अंतरिक्ष यान से प्राप्त आंकड़ों के नवीन विश्लेषण ने आकाशगंगा में मौजूद आवास योग्य बाह्य ग्रहों की संख्या में वृद्धि को दर्शाया है। केपलर अंतरिक्ष यान को मिल्की वे में अंतरिक्ष के एक भाग के रूप में 1,50,000 तारों की निगरानी करने के लिए वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया था। बाह्य ग्रह एक्सोप्लैनेट वे ग्रह होते हैं जो सूर्य की बजाय अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। उनका टेलीस्कोप से प्रत्यक्ष अवलोकन करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि वे उन तारों के चमकदार प्रकाश से अदृश्य हो जाते हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। इसके साथ ही यह अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।